अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी कायनात में हर चीज़ हरकत कर रही है, और अगर वो हरकत कर रही है तो वो क्यों हरकत कर रही है और किस तरफ को हरकत कर रही है। क्या कहकशाएं एक ही तरीके से हरकत करती हैं? क्या प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबात देना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक पूरी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई है ताकि मैं बड़े आसान तरीके से आपको बता सकूं कि हमारी कायनात में चीज़ें, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्यों हरकत कर रही हैं। मैं इस वीडियो को बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा ताकि एक आम बच्चा भी इन चीज़ों को समझ सके, और जो कन्फ्यूजन्स हमें होती हैं इन चीज़ों को समझने में, हरकतों को समझने में, सेलेस्टियल बॉडीज़ की, उनमें मुश्किल ना आए। मैं इस वीडियो में आपको शुरू में लेकर चलूंगा एक डॉक्टर की तरफ, एक प्रोफेसर की तरफ जिनका नाम है कैरोलिन क्रैफर्ड। बहुत मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोबायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं, और आप इनके लेक्चर्स और इनकी बुक्स देख सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस है कि ज़्यादातर मटेरियल मैंने इनकी बुक से और इनके लेक्चर से उठाया, लेकिन क्योंकि इनके लेक्चर्स पहले के थे तो बहुत सी चीज़ें उसके बाद भी हुई, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बाद में हुई, और उन चीज़ों को भी इस प्रेजेंटेशन में, इन वीडियोस में डाला गया। तो हम चलते हैं सबसे पहले एक ख़ास किस्म की डेफिनेशन की तरफ, ताकि हम बता सकें कि हम चीज़ों में किस तरीके से और उनकी मूवमेंट में किस तरीके से फ़र्क कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर साहबा का ताल्लुक यूके से है, और आप इनके लेक्चर्स ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो दो चीज़ें हमने डिफ्रेंशिएट करनी है जब मैं बोल रहा हूँ। एक है स्पिन या रोटेशन। स्पिन और रोटेशन का मतलब ये है कि ज़मीन अपने गिर्द घूम रही है, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूम रही है, या कोई भी प्लैनेट अपने गिर्द घूम रहा है, या सूरज अपने गिर्द घूम रहा है, इसे हम स्पिन या रोटेशन कहेंगे। लेकिन अगर कोई प्लैनेट किसी और चीज़ के गिर्द घूम रहा है, वो ब्लैक होल भी हो सकती है, वो स्टार भी हो सकता है, तो उसे हम ऑर्बिटिंग कहेंगे। उसे हम ऑर्बिटिंग कहेंगे। उसे एक और नाम रेवोल्यूशन का भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑर्बिट का नाम लूं। तो जब मैं ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि वो प्लैनेट सूरज के गिर्द घूम रहा है, वो सूरज ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है, एक मदार में ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन जब रोटेशन या स्पिन की बात होगी तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ खुद ब खुद घूम रही है। अब स्पेस में दो किस्म की मूवमेंट मेजरली होती हैं, इसके अलावा भी मूवमेंट्स होती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। एक होती है स्पिन या रोटेशन, और दूसरी होती है ऑर्बिटिंग। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से शुरू करें तो यहाँ पर हर प्लैनेट स्पिन ज़रूर करता है, रोटेट ज़रूर करता है, और हर प्लैनेट सूरज के गिर्द ऑर्बिट भी करता है। अब सवाल आता है कि क्या सूरज भी स्पिन करता है? इन चीज़ों में मज़ीद जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फिजिक्स इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको इतने देसी तरीके से बताऊंगा कि आपको पता चल जाएंगी कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होंगी। उनमें से पहली चीज़ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जब भी कोई चीज़ स्पिन करती है तो वो एंगुलर मोमेंटम रखती है। मसलन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्हील दिखाया गया, अब ये व्हील स्पिन कर रहा है, तो जब ये स्पिन करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम आपको एक एरो से दिखाया गया। उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और साथ डायरेक्शन होती है। अगर इस व्हील को उल्टा स्पिन करवा दिया जाए तो इसका एंगुलर मोमेंटम दूसरी तरफ को हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मतलब यह है कि वो मैग्नीट्यूड भी रखती है और उसके साथ साथ वो डायरेक्शन भी रखती है। डायरेक्शन बहुत अहम चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि अगर ये कप कुछ एंगुलर मोमेंटम रखता है, यानी ये अपने गिर्द स्पिन कर रहा है और इसमें एंगुलर मोमेंटम है, तो उस एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। हमारी ज़मीन पर तो एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे ग्रेविटी कहा जाता है, लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती, या
बहुत ही कम उसका मैग्नीट्यूड होता है। आप एंगुलर मोमेंटम को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, और उसका फॉर्मूला है कि अगर मैंने इस कप का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मैं देखूंगा कि ये कप, इसका मास कितना है, इसका रेडियस कितना है और इसकी घूमने की स्पीड कितनी है। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आ जाता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड, घूमने की स्पीड, मल्टीप्लाइड बाय जो रेडियस है उसका स्क्वायर। अगर एक चीज सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अब रेडियस जो है वो सूरज से लेकर उस प्लेनेट का डिस्टेंस होगा, मैस उस प्लेनेट का होगा, और उसके साथ साथ उसकी घूमने की स्पीड, जिसे एंगुलर स्पीड कहा जाता है या रोटेशनल स्पीड कहा जाता है, वो होगी। तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। यहाँ तक साइंस ख़त्म होगी। अब आपको आगे इस किस्म के फॉर्मूले जानने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी एंगुलर मोमेंटम को बैरूनी फोर्स के अलावा आप बदल नहीं सकते। यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि अगर रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ने कांस्टेंट रहना है, तो रोटेशनल स्पीड कम होगी, और अगर रेडियस कम होगा तो रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ इस वीडियो से, जहाँ पर एक साहब हाथ खोलकर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो हाथ खोलकर घूमने की कोशिश करते हैं तो उनकी स्पीड कम होती है, क्योंकि अब रेडियस बढ़ गया। अब आप देखें ना, उन्होंने रेडियस बढ़ा दी, अपना हाथ खोल दिए। लेकिन जब वो हाथ बंद कर लेते हैं तो अब रेडियस कम हो गया और अब उनके घूमने की स्पीड तेज होगी, ताकि एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहे। दोनों कंडीशंस में एंगुलर मोमेंटम सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम हमने डिफाइन किया है। इसी तरीके से जब हम स्केटिंग की बात करते हैं, स्कीइंग की बात करते हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जब स्केटर या स्कीयर हाथ खोलकर घूमने की कोशिश करता है तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब वो हाथ बंद करके घूमता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इस पर लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्विमिंग पूल की तरफ, जहाँ पर लोग डाइव कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं और समरसॉल्ट लगा रहे हैं। जब भी एक आदमी ऊपर जाता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, और वो ऊपर एक बेंच पर जाकर वहाँ से डाइव लगाता है, तो जब वो तेज़ी से उसने रोटेट करना होता है, वो अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, और जब पानी में गिरना होता है तो वो अपने आप को खोल देता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। जबकि उसकी रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है जब वो तेज़ी से समरसॉल्ट कर रहा होता है और उसने अपने आप को कंप्रेस किया होता है, इकट्ठा किया होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब रेडियस बड़ा होगा, उस वक्त एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए स्पीड कम हो जाएगी, और जब रेडियस छोटा होगा तो एंगुलर मोमेंटम को अगेन कंजर्व रखने के लिए स्पीड, एंगुलर स्पीड या रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी। चलें अब हम आते हैं कायनात में एक सोलर सिस्टम कैसे बनता है, एक टिपिकल सोलर सिस्टम कैसे बनता है। हमें यह इंफॉर्मेशन पहले भी मालूम थी, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है। हमें यह पता है कि कायनात में बड़े बड़े बादल होते हैं जिन्हें इंटरस्टेलर क्लाउड्स कहा जाता है। ये इतने बड़े बादल होते हैं, इनमें डस्ट होती है, हाइड्रोजन होती है, मुख्तलिफ गैसेस होती हैं। लेकिन फिर कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये बादल बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, कंप्रेस होते हैं, और कहीं वो बहुत हल्के होते हैं, कम डेंस होते हैं। जहाँ ये बादल डेंस होना शुरू कर दें तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पर अब कोई नई चीज़ पैदा होने जा रही है। वो सोलर सिस्टम भी हो सकता है और वो गैलेक्सी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप इसमें देख सकते हैं कि बादल में कई ऐसे हिस्से जो कि बहुत डेंस होते हैं और ग्रेविटी की वजह से वो कोलैप्स करते हैं, वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, करीब करीब हो जाते हैं, वो एरिया डेंस हो जाता है। तो अगर कई सैकड़ों ट्रिलियन किलोमीटर, ज़मीन का किलोमीटर, कई सैकड़ों ट्रिलियन किलोमीटर ये बादल बड़े हैं, और जब वो कोलैप्स करेंगे ग्रेविटी की वजह से, कहीं ग्रेविटी ज़्यादा हो गई उस वजह से, और वो कोलैप्स कर गए, तो अब जो सूरज बनेगा उनसे वो तकरीबन 1 मिलियन किलोमीटर, जो कि हमारा सूरज है एवरेज, क्योंकि हमारा सूरज एक मीडियम सूरज है, 1 मिलियन किलोमीटर का सूरज स्टार उनमें से बन सकता है।
तो कहाँ कई सैकड़ों ट्रिलियन किलोमीटर के बादल, और जब वो कोलैप्स कर गए, सिकुड़ गए, तो वो हमें एक सूरज दे रहे हैं जो कि तकरीबन 10 लाख किलोमीटर बड़ा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये बादल कोलैप्स कर रहे होते हैं तो अब इनमें मूवमेंट पैदा हो सकती है। कुछ बादल तो वैसे मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टेशनरी बादल भी कोलैप्स करते हैं तो उनमें मूवमेंट पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक वजह यह है कि हमारे बादल के इर्द गिर्द बहुत से स्टार्स हैं और वहाँ पर उन स्टार की ग्रेविटी भी है। तो जब वो कोलैप्स हो रहे हैं तो इस एक तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, और उसके साथ अगर अनइवन ग्रेविटी है मुख्तलिफ स्टार्स की वजह से, तो हो सकता है कि कुछ स्टार बहुत पावरफुल हों, वो उनको ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचे, और कुछ ज़रा वीक हों तो अब वो ज़्यादा ग्रेविटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वीक से दूर होने की कोशिश करेंगे, तो उनके अंदर स्पिन आ सकती है। एक और वजह स्पिन की सुपरनोवा भी होते हैं, जो कि इन बादलों में बूढ़े सितारों से फटने की वजह से होते हैं। तो एक सितारा अगर अपनी ज़िंदगी गुजार चुका है, वो बहुत बड़ा सितारा है और वो एक मैसिव धमाके के साथ फटता है, तो वहाँ से निकलने वाली शॉक वेव इन बादलों में स्पिन प्रोड्यूस कर सकती है। तो इन बादलों में स्पिन आ सकती है, और जब वो कोलैप्स कर रहे होते हैं तो ये बादल घूमना शुरू कर देते हैं। जब ये बादल आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करेंगे तो इनका साइज छोटा होगा, एंगुलर मोमेंटम इन्होंने कंजर्व रखना है, तो इनकी स्पिन तेज होना शुरू हो जाएगी। जब ये बड़े थे तो स्पिन आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन जैसे जैसे ये कंप्रेस होंगे, डेंस होंगे, छोटे होंगे, उस तरीके से इनकी एंगुलर स्पीड, घूमने की स्पीड, रोटेशनल स्पीड बहुत तेज होना शुरू हो जाएगी, और फिर ये एक नया स्टार बनाएंगे जिसे प्रोटोस्टार कहा जाते हैं, और एक प्लैनेटरी डिस्क भी बनेगी जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। जब हमारे पास एक नया सितारा आता है, जिस तरीके से हम सूरज की बात करते हैं, तो वो प्लाज्मा से बनता है। बीच में इस बादल के घूमने के बीच में टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, यानी दो छोटे एटम्स मिलकर बड़े एटम बनाना शुरू कर देते हैं। जब हाइड्रोजन के दो आइसोटोप मिलते हैं तो वो हीलियम बनाते हैं। इसी तरीके से आगे और फिर हम मेटल्स की तरफ चले जाते हैं। हाइड्रोजन को इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है कि वो प्लाज्मा बनाती है। आपको यहाँ पर सूरज में और सितारों में प्लाज्मा नज़र आएगा। प्लाज्मा होने की वजह से, क्योंकि ये एक रॉकी बॉडी नहीं है, तो इसमें मुख्तलिफ तहें मुख्तलिफ स्पीड से ट्रैवल करती हैं। मसलन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेटर पर 29 दिनों में सूरज का प्लाज्मा एक रोटेशन लेता है, लेकिन अगर हम यही चीज़ आगे की तरफ देखें, यानी पोल की तरफ जाएं, तो वहाँ पर 35 दिन भी पहुँच जाते हैं। एवरेज हम कहते हैं कि सूरज 27 दिनों में एक पूरी रोटेशन लेता है अपने गिर्द, लेकिन ये 27 दिन एवरेज होकर आते हैं, जबकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि इक्वेटर पर उसका पीरियड डिफरेंट होता है और पोल्स के करीब उसका पीरियड डिफरेंट होता है। अगर हमने मालूम करना है, क्योंकि हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद ही है कि चीज़ें रोटेट कैसे करती हैं, पता कैसे चलता है रोटेशन है कि नहीं है, और ये भी कैसे पता चलता है कि क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं। तो सूरज के ऊपर सन स्पॉट होते हैं। सबसे पहले इन ब्लैक स्पॉट्स को, ये काले रंग के होते हैं, इन ब्लैक स्पॉट्स को गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो ने जब अपनी टेलीस्कोप के जरिए सूरज को देखा तो उसने देखा कि सूरज को जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े काले धब्बे नज़र आते हैं। ये धब्बे इतने बड़े भी हो सकते हैं कि इनमें 10 ज़मीनें पैरेलल में बिछाई हुई चली जाए, यानी 10 गुना भी बड़े हो सकते हैं ज़मीन, हमारी ज़मीन से। मैंने पिछले दिनों बच्चों को टेलीस्कोप के ज़रिए इन धब्बों का मुशाहिदा करवाया। ये धब्बे वहाँ पर होते हैं जहाँ पर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन उसकी वजह से वो एनर्जी को वहाँ से बाहर निकलने नहीं देती, और इस वजह से वो जगह निस्बतन ठंडी होती हैं। तो अगर सूरज की सरफेस 5500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है तो ये धब्बे 4500 के करीब होंगे, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कम होंगे। सूरज की सोलर एक्टिविटी का साइकिल होता है। सूरज का ये साइकिल 11 साल का होता है। 11 साल के बाद सूरज अपनी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल स्विच कर लेता है,
और फिर 11 सालों के बाद फिर दोबारा स्विच करता है। जब से हमने सूरज की मैग्नेटिक फील्ड को गौर से पढ़ना शुरू किया, तकरीबन 25 मरतबा सूरज अपनी मैग्नेटिक पोल्स को स्विच कर चुका है। अब सूरज 2025 में इन पोल्स को स्विच करेगा और 2025 तक ये धब्बे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये सोलर एक्टिविटी को दिखा रहे हैं। और जब 2025 में ये नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक पोल्स इसके स्विच होंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्विच होगी, तो ये धब्बे बहुत कम हो जाएंगे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि अगली जो स्विचिंग है वो 2036 में आएगी, 11 साल के बाद। और 2033, 34, 35 में धब्बे बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। जब गैलीलियो ने इन धब्बों की तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि ये धब्बे तकरीबन 4 हफ्तों के बाद दोबारा उसी जगह नमूदार हो जाते हैं। ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा धब्बे तो 2 दिनों में ही गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धब्बे होते हैं जो कि कई महीनों तक रह सकते हैं। तो गैलीलियो ने उन धब्बों को ज़रूर देखा होगा जो कि कई महीनों तक रह सकते हैं, और उनसे ये अंदाज़ा लगाया होगा कि ये धब्बे किस तरीके से ट्रेवल करते हैं और कितने अरसे के बाद ये घूम कर वापस आते हैं। तो यहाँ से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो किस तरीके से इसकी रोटेशन को भी देख सकते हैं कि सूरज जो है वो रोटेट किस डायरेक्शन में करता है, काउंटर क्लॉकवाइज करता है, क्योंकि वह धब्बा मूव कर रहा था। हम अगर एक टिपिकल स्टार को देखें, अब मैं सूरज से निकलकर दूसरे सितारों की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि हम दूसरे सितारों को कैसे जान सकते हैं कि क्या वो घूम रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, और अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमसे बहुत दूर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानें। जब रोशनी सूरज से या किसी सितारे से हम तक आती है तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में होती है। ये एक आइडियल स्टेट है। लेकिन सूरज के अंदर या सितारों के अंदर भी बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो रोशनी के कुछ हिस्सों को अपने पास रख लेती हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हमारे पास उन गैसेस की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। मसलन अगर एक सितारे के पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपनी टिपिकल वेवलेंथ्स को जाने नहीं देगी, वो उनको चुरा लेगी। जहां हमें काले रंग की लाइन नजर आ रही है तो वो उन वेवलेंथ्स को जब चुराएगी तो हमें उन वेवलेंथ्स को देख के उनकी अदम मौजूदगी से पता लग जाएगा कि ये जिस जगह से आ रही है या तो उस जगह में, उस सितारे में हाइड्रोजन मौजूद है, या फिर उसके रास्ते में हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन उसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि क्या ये रास्ते के किसी बादल ने ये वेवलेंथ्स अपने पास रखी हैं या उस सितारे से ही ये वेवलेंथ्स हमारे पास नहीं आई। तो इसे कहते हैं कि ये एक स्टार का स्पेक्ट्रम है। जब हम सितारों के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो वहाँ से भी हमें मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपका एक सवाल ये होगा कि हम उन धब्बों की मदद से, ब्लैक स्पॉट्स की मदद से क्यों नहीं बता सकते कि दूर का सितारा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूर के सितारों के ब्लैक स्पॉट्स को देखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर एक सितारे के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है तो हमें शक हो सकता है, क्योंकि जब हम उसकी ब्राइटनेस देख रहे हैं, मुस्तकिल उसकी ब्राइटनेस एक महीने के लिए मेजर कर रहे हैं, तो उसकी ब्राइटनेस में फ़र्क आएगा। क्योंकि जब वो ब्लैक स्पॉट हमारी तरफ आएगा तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और जब वो ब्लैक स्पॉट दूसरी तरफ जाएगा तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो सकती है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मूवमेंट क्या है, या ये एक स्टेशनरी स्टार है, और अगर मूवमेंट है तो किस तरफ को है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक मसला है, और वो मसला ये है कि अगर उस स्टार के सामने एक बड़ा प्लैनेट भी चक्कर लगा रहा है, मसलन जुपिटर के साइज का प्लैनेट वहां पर चक्कर लगा रहा है, तो जब वो स्टार के सामने आएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और जब वो स्टार की दूसरी तरफ जाएगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो हो सकता है कि हम गलती करें और हम ये समझें कि ये ब्लैक स्पॉट हैं। इसलिए ये एक वायबल तरीका नहीं है कि हम सूरज पर तो ये चीज़ देख सकते हैं, लेकिन हम दूर के सितारों को ऐसे जांच नहीं सकते कि वो किस तरफ को मूव कर रहे हैं, और उसके लिए हमें उनसे आने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर 2 सितारे दिखा रहा हूँ। एक सितारा वो है जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और एक सितारा वो है जो कि घूम रहा, रोटेट कर रहा है। अब जो स्टेशनरी सितारा है उससे आने वाली सारी किरणें एक ही फ्रिक्वेंसी होंगी और वो हमें एक ही किस्म का ग्राफ इंटेंसिटी देंगी। लेकिन अगर हम घूमते हुए यानी रोटेशनल स्पिन करते हुए सितारे को देखें तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब वो सितारा, हम अगर उसकी लेफ़्ट साइड की तरफ देखेंगे तो वो सितारा, अब मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ब्लू साइड कहता हूँ क्योंकि मेरी लेफ़्ट साइड और आपकी लेफ़्ट साइड शायद एक ना हो, तो अगर हम उसकी ब्लूइश साइड की तरफ देखेंगे तो वहाँ से वो हमारी तरफ आ रहा है, वो हमारी तरफ घूम रहा है, तो वहाँ से जो रोशनी आएगी वो नीले रंग की होगी।
निस्बतन नीले बैंड में चली जाएगी, और जो साइड हमसे दूर की तरफ जा रही है, रोटेट कर रही है, वहाँ से जो रोशनी होगी वो लाल रंग की होगी, रेड शिफ्ट होगी। ये चीज़ें हमने कई मरतबा पढ़ी भी हैं और हमें पता है कि डॉपलर इफेक्ट काम कर रहा होता है। जो चीज़ हमसे दूर जाती है वो हमें लाल रंग की नज़र आती है, और जो चीज़ हमारी तरफ आ रही है वो हमें नीले रंग की नज़र आ रही है। तो हम एक सितारे को जब बीच में देखेंगे तो वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल कलर पर नॉर्मल रोशनी आएगी, लेकिन जब हम उसे एक तरफ देखेंगे तो वो हमें नीला नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि उस तरफ वो हमारी तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो वो हमें लाल नज़र आएगा। इसका मतलब है कि वो परली तरफ जा रहा है, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रोटेशन क्या है। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखा भी रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब सितारा घूम रहा है अपने वर्टिकल एक्सिस पे, तो वो जब हमारी तरफ आ रहा है तो वहाँ से आने वाली रोशनी, उस एज से आने वाली रोशनी नीले रंग की होगी, और जिस एज से वो हमसे दूर जा रहा है, परली तरफ को रोटेट कर रहा है, वहाँ से आने वाली रोशनी रेड कलर की होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही सितारे के दो किनारों की से आने वाली रोशनी हमें बताएगी कि यहाँ से ये हमारी तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ से वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है, तो हम आराम से उसकी रोटेशन निकाल सकते हैं। यही काम गैलेक्सीज में भी होता है, जो कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो इस तरीके से हम दूर के सितारों को देख सकते हैं, उनकी रेड शिफ्ट से देख सकते हैं, उनसे आने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम की लाइंस भी मूव करती हैं, एक इस तरफ और इस तरफ मूव करती हैं कि क्या वो रेड शिफ्टेड हैं, वो ब्लू शिफ्टेड हैं, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सारे सितारे रोटेट करते हैं, और सारे सितारे मूव भी करते हैं, ऑर्बिट भी करते हैं। लेकिन जो सितारा सबसे ज़्यादा तेज़ी से रोटेशन करता है, यानी स्पिन करता है, उसका नाम है VFTS 102। ये सितारा तकरीबन 1.4 ज़मीनी दिनों में अपना चक्कर लगा लेता है, अपने गिर्द पूरा स्पिन कर लेता है। ट्रेंटुला नेबुला में ये मौजूद है, और ये 8 लाख किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मूव करता है। और अगर आप देखें तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ी से ये स्पिन कर रहा है कि बीच में से ये बल्ज हो गया। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करने वाला स्टार इस वक्त तक जो हमें मालूम है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें स्टार फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम फॉर्मेशन, यानी निज़ाम शमसी के बनने के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रही है। और उसकी वजह यह है कि जब जेम्स वेब टेलीस्कोप दूर के बादलों को देखती है, नेबुला को देखती है, तो वो देख सकती है कि वहाँ पर उससे कई सैकड़ों सोलर सिस्टम्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सोलर सिस्टम अपने इर्तिकाई अमल में, बनने के इर्तिकाई अमल में मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं। कुछ का स्टार बन चुका है, कुछ के प्लैनेट्स बन रहे हैं, कुछ का स्टार अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बड़ी तसल्ली से दूर के बनते हुए सोलर सिस्टम्स को देख सकते हैं, और अपनी थेरीज को जो कि हमने बनाई थी उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। हम अब ये जानते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप का शुक्रिया अदा करते हुए हम ये जानते हैं कि स्टार फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि हम सोचते आए हैं। हमें आज दूर के नेबुला में बहुत सी ऐसी जगह नज़र आई हैं जहाँ पे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स मौजूद हैं, यानी ऐसी डिस्क जिनके बीच में सितारा है और इर्द गिर्द आपको एक फ्लैट डिस्क नज़र आ रही है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सी ऐसी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको ऐसे बनते हुए निज़ाम शमसी नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक्त प्रोटोप्लैनेटरी स्टेज में रहे। मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क उस वक्त बनती है जब एक बहुत बड़ा इंटरस्टेलर बादल क्लैप्स करता है और ग्रेविटी के असर के अंदर क्लैप्स करता है। बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर अब न्यूक्लियर फ्यूजन होना है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ये बादल क्योंकि इसने अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो छोटे साइज़ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्पिन करना शुरू कर देता है। जो स्पिन करने की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है इसकी बाउंड्री कंडीशंस पर, कि इसकी स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है या क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सोलर सिस्टम काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त जब ये बादल घूमना शुरू हुआ तो कौन से सितारे और कौन सी ग्रेविटेशनल सोर्सेज कहाँ कहाँ मौजूद थी, उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या थी। उस लिहाज से वो किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सोलर सिस्टम अगर काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सारी कायनात में जितने भी निज़ाम शमसी हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके उलट जो रोटेशंस हैं उनको भी हमने अब ऑब्जर्व किया है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि प्रोटोप्लैनेटरी स्टार बन रहा है और उसके गिर्द अब डस्ट ही डस्ट मौजूद है, उसके गिर्द स्पेस रॉक्स मौजूद हैं,
और वो मुख्तलिफ एंगल्स पर रोटेट कर रही हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मुशाहिदा ये बताता है कि वक्त के साथ साथ ये सारी की सारी जो रॉक्स हैं इन्होंने एक प्लेन में आना है और वो हॉरिजेंटल प्लेन होगा। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 4 किस्म की रॉक्स दिखाई हैं, या प्लैनेट्स कर दें, प्रोटो प्लैनेट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। कुछ सीधे मूव कर रहे हैं, कुछ एंगल पर मूव कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे इनके अगर आप हॉरिजेंटल वेक्टर्स निकालें या कंपोनेंट निकालें तो आपको नजर आएगा कि ये हॉरिजेंटली एक ही तरफ को मूव कर रहे हैं, लेकिन वर्टिकली ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो जब ये कोलाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोलाइड तो करना ही करना है, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो उससे जो टुकड़े होंगे वो सारे के सारे हॉरिजेंटली अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल मूवमेंट ख़त्म होती जाएगी और हॉरिजेंटल अलाइंड मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक डिस्क की शक्ल इख्तियार करेंगे। मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि अगर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई चीज़ आ जाती है तो वो भी कोलाइड करेगी और इन द एंड वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी जिस डायरेक्शन में इनिशियली वो बादल मूव कर रहा था और ज़्यादातर प्लैनेट्स या प्रोटो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम बहुत अरसे के बाद अब बने हुए सोलर सिस्टम्स को देखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से एक निज़ाम के तहत चलते हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह यह कि उन्होंने अपना मुश्किल वक्त, ये वाला वक्त जब वो कोलाइड कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे और अपने मोशन को अलाइन कर रहे थे, वो उनका गुजर चुका है। अब फर्ज कीजिए कि एक प्लैनेट ऐसा रह गया है जो कि वर्टिकली मूव कर रहा है और बाकी सारे लाइन हो गए। तो जब भी वो टकराएंगे उनकी वर्टिकल वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, क्योंकि कुछ नीचे से आ रहे होंगे, कुछ ऊपर से आ रहे होंगे। लेकिन मूवमेंट क्योंकि हॉरिजेंटली एक्सिस पर एक तरफ है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटीज कैंसिल नहीं होंगी और हमें एक फ्लैट सोलर सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पर वो फ्लैट सोलर सिस्टम दिखा रहा हूँ। मोशन आहिस्ता आहिस्ता अलाइन हो जाएगा। अब आप देखेंगे जितनी भी आप गैलेक्सीज को देखते हैं वो भी फ्लैट हैं, आप सोलर सिस्टम्स को देखते हैं वो भी फ्लैट हैं। तो आपको ये चीज़ इसलिए आज नज़र आ रही है कि इन्होंने अपना ये पूरा का पूरा टाइम गुजार दिया है। तो हमने जितनी भी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क देखी हैं, एक तो हमने ये देखा है कि वो एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में सूरज घूम रहा है उसी डायरेक्शन में ज़्यादातर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ज़्यादातर मून घूम रहे हैं। ये एक आम ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्या हमारी सोलर सिस्टम में सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं? मैं आपको यहाँ पर ज़मीन दिखा रहा हूँ, तो ज़मीन काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज कह लें, काउंटर क्लॉकवाइज कह लें, और सूरज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बहुत से प्लैनेट भी काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि कुछ प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज नहीं घूमते? ऐसे प्लैनेट्स जहां पर एक्सेप्शंस होती हैं वहां पर हमारे पास नया नॉलेज आता है। तो ये खुशी की बात है कि अगर वीनस काउंटर क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा बल्कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वीनस क्यों काउंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एक सवाल है। और इसी तरीके से मैं यूरेनस की तरफ जाता हूं जो कि अपने वर्टिकल एक्सिस पर नहीं घूम रहा, वो अपने हॉरिजेंटल एक्सिस पर घूम रहा है। आप देखें उसको तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा ये ख्याल है कि जब यूरेनस बना उसके साथ बहुत सी कोलिजन्स हुई और उन कोलिजन्स ने, वो इतनी बड़ी कोलिजन्स थी कि उन्होंने मजबूर कर दिया कि ये अपने ओरिजिनल रोटेशन को छोड़े। एक तो ये टिल्ट हो गया और उसके साथ साथ इसकी रोटेशन जो है वो भी चेंज हो गई। ये भी बता दूं कि वीनस के बारे में एक थ्योरी ये कहती है कि शायद ये बहुत बाद में बना है, और क्योंकि ये बहुत बाद में बना है और इसे भी कोलिजन्स का सामना करना पड़ा है, इसलिए इसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन हमें अभी बहुत सी चीज़ें इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में जाननी है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ऑड मैन आउट हैं, जो कि बाकी हमारे सोलर सिस्टम से मुख्तलिफ हैं। बाकी जितने भी सोलर सिस्टम हैं उनकी टिल्ट डिफरेंट है, लेकिन उनकी मूवमेंट या उनकी जो रोटेशन है, स्पिन है, वो एक ही तरफ को होती है। लेकिन वीनस और यूरेनस ऐसे प्लैनेट है जो कि डिफरेंट रोटेशन रखते हैं। तो क्या कोई और भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो कि मुख्तलिफ रोटेशन रखती हैं? जी हाँ, बहुत से चांद ऐसे हैं, बहुत से तो नहीं लेकिन कुछ चांद ऐसे हैं जो कि डिफरेंट रोटेशन रखते हैं। मैं यहाँ पर आपकी मुलाकात सैटर्न के एक चांद से कराता हूँ जिसका नाम है फोइबे। फोइबे के ऑर्बिट को अगर आप देखें तो ये बाकी चांदों से मुख्तलिफ है।
यहाँ पर आपको उसकी शक्ल भी दिखाई गई, तो आप देखें कि इसके ऊपर बहुत से क्रेटर्स हैं, धब्बे हैं, इम्पैक्ट हैं कि इस पर बहुत सी चीज़ें आकर टकराई हैं और शायद इसी वजह से इसका ऑर्बिट बदल चुका है। मैं इस वक्त ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, मैं स्पिन की बात नहीं कर रहा। तो मैं इस चांद के ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ कि ये ऑर्बिट अब मुख्तलिफ है बाकी चांदों से जो कि सैटर्न के गिर्द घूम रहे हैं। तो ये एक एक्सेप्शन थी, जिस तरीके से प्लैनेट्स की भी एक्सेप्शन थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी कायनात में हर जगह पर सूरज की स्पिन के साथ ही प्लैनेट्स की ऑर्बिट और स्पिन लॉक होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ और ये एग्जांपल मैं आपको एक ऐसी फैमिली से दे रहा हूँ जो कि एक्सोप्लैनेट्स हैं। वास्प सीरीज के सारे प्लैनेट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके नाम दर्ज कर दिए गए हैं। तो सूरज जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन प्लैनेट के ऑर्बिट देखें आप। यहाँ पर ये आर्टिस्ट इंप्रेशन है, ये एक्चुअल पिक्चर्स नहीं है, लेकिन आप प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स देखें, आपको यहाँ पर प्लैनेट्स सूरज की स्पिन या सूरज की रोटेशन से मुख्तलिफ मूव करते हुए नजर आएंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इसकी वजह से तो हमारी सारी की सारी कहानी ख़त्म हो रही है। अभी तक हम ये नहीं जानते कि इस एबनॉर्मेलिटी की क्या वजह है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि आखिर क्या वजह है। करीब के सितारों को देखा जा रहा है कि उनकी ग्रेविटी कितनी पावरफुल है। कि ऐसा तो नहीं कि करीब एक बहुत बड़ा सितारा है और उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो इस छोटे सितारे के प्लैनेट को डिफरेंट तरीके से मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, या कोलिजन कितनी हुई, इन प्लैनेट्स को बनने में कितनी मुश्किलात पैदा हुई। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, लेकिन ये हतमी बात नहीं है कि सूरज जिस तरफ को स्पिन करेगा सारा का सारा सोलर सिस्टम भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑर्बिट भी करेगा और प्लैनेट भी स्पिन करेंगे। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि आपको कैसे पता कि ऑर्बिट जो प्लैनेट का है वो काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? ये चीज़ हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो हमने ये चीज़ मालूम इस तरीके से की, जब मैं हम की बात करता हूँ तो मैं जारी बात है नासा की बात करता हूँ और उन साइंसदानों की बात कर रहा हूँ जो इस पर काम कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो हमने ये कैसे मालूम किया कि ये प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं? उसकी बड़ी आसान वजह है, और वजह यह है कि जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमें सूरज का स्पेक्ट्रम नज़र आता है। एक तरफ नीला रंग नज़र आता है और एक तरफ लाल रंग नज़र आता है। अगर एक प्लैनेट काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पहले नीला रंग गायब होगा, कुछ देर के लिए उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और फिर लाल रंग की इंटेंसिटी कम होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि प्लैनेट नीले रंग से लाल रंग की तरफ मूव कर रहा है। और अगर रिवर्स में होगा, पहले लाल रंग की इंटेंसिटी खत्म होगी और फिर नीले रंग की इंटेंसिटी खत्म होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि प्लैनेट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले एंटी क्लॉकवाइज कर रहा तो अब क्लॉकवाइज कर रहा है। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे हम प्लैनेट की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। हम अब ऑर्बिट्स की तरफ आ रहे हैं। अब स्पिन से हम निकल रहे हैं। हमने प्लैनेट्स की स्पिन तो देखी नहीं है कि वो किस तरीके से सूरज के साथ जाती हैं, लेकिन ऑर्बिट वो भी सूरज की स्पिन के साथ जाते हैं, लेकिन हम ऑर्बिट्स को ज़्यादा तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। और अगर हमने ऑर्बिट्स को पढ़ना है तो फिर हमें एक साइंसदान का नाम लेना पड़ेगा जो कि हैं जोहानस केपलर। केपलर ने बहुत से लॉज दिए ऑर्बिटल साइंस पर, लेकिन मैं उनके पहले लॉ की तरफ जा रहा हूँ जो कि लॉ ऑफ ऑर्बिट है। और वो ये कहते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो किसी भी सूरज के गिर्द अगर हम आसानी के लिए मूव करते हैं वो सर्कल में नहीं करते। उनकी जो शेप होती है ऑर्बिट की वो सर्कल नहीं होती। ये उनका पहला लॉ है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने लॉ में हमें यह भी बता दिया कि उसकी स्पीड भी वेरी करती है। स्पीड क्यों वेरी करती है? उसकी वजह एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन है। दोबारा उसी जगह पर आ गए। जहां पर प्लैनेट सूरज से दूर है वहां पर उसकी स्पीड कम होगी। आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। जहां वो सूरज के करीब होगा, स्टार के करीब होगा, प्लैनेट की स्पीड तेजी से बढ़ जाएगी। रोटेशनल स्पीड की बात हो रही है, और उसकी वजह यह है कि उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मानना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वो मैं बताता है कि जहां रेडियस ज़्यादा होगा वहां पर एंगुलर स्पीड कम होगी, ताकि मोमेंटम को कंजर्व किया जा सके, उसको कांस्टेंट रखा जाए। और जहां पर रेडियस कम होगा, फासला कम होगा सूरज से प्लैनेट का, वहां पर प्लैनेट की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी ताकि मोमेंटम को कंजर्व किया जाए। तो ये दोनों कंडीशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड एक जैसी नहीं होती सूरज के गिर्द। लेकिन सूरज की स्पीड भी एंगुलर स्पीड एक जैसी नहीं होती ब्लैक होल्स के गिर्द। मैं आपको यहाँ पर एक ब्लैक होल दिखा रहा हूँ। गोया कि ये ब्लैक होल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आप इसके गिर्द घूमते हुए सूरजों को देखें, सितारों को देखें।
आपको नजर आएगा कि सितारे अपने ऑर्बिट में कई जगह पर स्लो हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लैक होल से दूर चले जाते हैं, और जब वो ब्लैक होल के करीब आते हैं तो वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, बहुत तेजी से ऑर्बिट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है। इसलिए आपको यहां पर ऑर्बिटल डायनेमिक्स नजर आ रही है। हमने ऑर्बिट्स को देख लिया, हमने प्लैनेट्स को देख लिया, हमने सन को देख लिया। अब हम चलते हैं और हम देखते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज कैसे स्पिन करती हैं। मैं आपको इस वक्त लेकर चलता हूं एक और सेलेस्टियल बॉडी की तरफ जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। जब सूरज से तकरीबन 20 गुना ज्यादा बड़ा सितारा, ज्यादा मैस रखने वाला, 20 गुना ज्यादा मैस रखने वाला सितारा आहिस्ता आहिस्ता अपना फ्यूल जला बैठता है, तो वो ग्रेविटी के अंदर एक धमाके के साथ फटता है, उसे सुपरनोवा कहा जाता है। और सुपरनोवा के होते ही हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक ब्लैक होल आता है जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और दूसरी चीज जो आती है उसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार इसलिए कहा जाता है कि वहां पर यह स्टार बना ही न्यूट्रॉन से होता है। इस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हमारे पास सूरज है और सूरज का एक न्यूट्रॉन स्टार बनना है, गोया कि सूरज सुपरनोवा में नहीं जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे सूरज ने न्यूट्रॉन स्टार बनाना है तो उस न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ 10 किलोमीटर का डायमीटर रखेगा। इतना ज़्यादा डेंस होगा, इतना ज़्यादा कंप्रेस होगा, और उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जब हम न्यूट्रॉन स्टार की बात करते हैं तो अब न्यूट्रॉन स्टार ने, वो छोटा हो गया, सूरज आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा था, स्पिन कर रहा था, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार तो बहुत छोटा हो गया, 10 किलोमीटर उसका रेडियस है, तो उसने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है। आप ये कह सकते हैं कि साथ हमारे पास ब्लैक होल भी है, उन दोनों ने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है सूरज का, तो इसलिए न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से मूव करना, रोटेट करना शुरू कर देता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं अगर आपको न्यूट्रॉन स्टार की स्पिन के बारे में बताऊं तो वो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकती है और वो 700 रेवोल्यूशंस पर सेकंड भी हो सकती हैं। इतनी तेजी से न्यूट्रॉन स्टार्स मूव कर सकते हैं। जब हम न्यूट्रॉन स्टार की बात कर रहे हैं तो अब हम उसके साथ उसके भाई की तरफ आते हैं जो कि है ब्लैक होल, क्योंकि वो न्यूट्रॉन स्टार के साथ ही पैदा हुआ इसलिए मैंने भाई कह दिया। ब्लैक होल का साइज कैसे डिटरमिन किया जाता है? सबसे पहला सवाल यह है कि हम कैसे बता सकते हैं कि ये ब्लैक होल 4 बिलियन सूरजों के बराबर है, 9 बिलियन सोलर मैसेज के बराबर है। आखिर कैसे हम ये चीज़ बता सकते हैं? तो उसका सिंपल तरीका है। उसका तरीका ये है कि सूरज, एक सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सोलर सिस्टम के बीच में सूरज है और उसके गिर्द प्लैनेट घूम रहे हैं। अगर हमें किसी भी प्लैनेट की एंगुलर स्पीड पता है, बस हमें जुपिटर की एंगुलर स्पीड पता है और हमें बीच का रेडियस पता है, तो मैं सूरज का मैस निकाल सकता हूं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इस पूरे सिस्टम का, तो मैं सूरज का मैस इजीली निकाल सकता हूं। इसीलिए सूरज से दूर जितने प्लैनेट्स हैं जो कि आउटर रेंज में हैं, गैसेस से बने हुए हैं, वो स्लो मूव करते हैं, आपने देखा होगा। और जो सूरज के करीब प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं, वो बड़ी तेजी से मूव करते हैं क्योंकि उनका रेडियस कम है, तो उन्होंने तेजी से मूव करना है, एंगुलर स्पीड बढ़ानी है। और जो बाहर के प्लैनेट्स हैं वो क्योंकि रेडियस बहुत ज़्यादा रखते हैं, एंगुलर मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व है, तो उन्होंने स्लो मूव करना है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे प्लैनेट्स इस तरीके से क्यों मूव करते हैं। वापस आते हैं ब्लैक होल की तरफ, तो अगर बीच में ब्लैक होल है और उसके गिर्द कोई भी चीज़ घूम रही है और मुझे उसका रेडियस भी पता है, तो क्या मैं ब्लैक होल का मैस नहीं निकाल सकता? मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर कोई प्लैनेट किसी ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है, जी हाँ, प्लैनेट ब्लैक होल के गिर्द घूम सकते हैं, या स्टार ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं, तो हम उससे भी ये चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ब्लैक होल किसी सितारे को खा रहा है, उससे मैटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उसके गिर्द एक डिस्क बनेगी जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। एक्रीशन डिस्क प्लाज्मा से बनी होती है, गैसेस से बनी होती है। ये वो एरिया होता है जिसके गिर्द, जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से रिवॉल्व कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस भी मिलती हैं, यहाँ से आपको एक्सरेज भी मिलती हैं, यहाँ से बाज़ूक़ात गैमा रेज भी आपको मिलती हैं। तो बहुत सी रेडिएशंस जो हैं वो भी आपको मिल रही होती हैं और साथ साथ एक्रीशन डिस्क में चीज़ें घूम रही होती हैं। अगर हम एक्रीशन डिस्क की बात करें तो एक्रीशन डिस्क
अब प्लेनेटरी मोशन में दोबारा चले जाएं। जो करीबी हिस्सा है मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। जो करीबी एक्रीशन डिस्क होगी वो बहुत तेजी से मूव कर रही होगी, स्पिन कर रही होगी ब्लैक होल के साथ, क्योंकि उसके गिर्द, क्योंकि उसका रेडियस कम है। और जो बाहर की एक्रीशन डिस्क है वो निस्बतन स्लो होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसका रेडियस या उसका फासला ब्लैक होल से, इवेंट होराइजन से ज़्यादा है। तो एक्रीशन डिस्क भी मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ मूव कर रही होती है। उसकी एंगुलर रोटेशन जो है वो डिफरेंट होती है, वो एक तरह की नहीं होती। हम जब ब्लैक होल्स को जज करते हैं, देखते हैं, तो एक्रीशन डिस्क बहुत छोटी होती है। हम एक्रीशन डिस्क को डायरेक्ट नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक ब्लैक होल नज़र आ रहा है जो कि M87 का, उसका सिर्फ आपको दहाना नज़र आ रहा है और उसके गिर्द आपको आयोनाइज्ड गैसेस के बादल नज़र आ रहे हैं। तो अब जब एक्रीशन डिस्क बहुत तेज़ी से मूव कर रही है तो उसके गिर्द अगर आयोनाइज्ड गैसेस है तो वो भी बड़ी तेज़ी से मूव करते हैं। और अगर वो तेज़ी से मूव करते हैं तो हम उनकी मूवमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ब्लैक होल का मैस कितना है। तो कितना पावरफुल टूल है कि जब भी कोई चीज़ किसी के गिर्द घूम रही है, चाहे वो कितनी भी दूर है, तो हम उसका डिस्टेंस और उस चीज़ के मैस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ के गिर्द घूम रही है और कितना ज़्यादा उसका वज़न है। तो एक्रीशन डिस्क जब घूम रही होती है तो वहाँ से भी हमें दो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। जो एक्रीशन डिस्क हमारी तरफ आ रही होती है उससे ब्लू कलर की लाइट मिलती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने सूरज का देखा था, सितारों का देखा था, मैंने आपको दूर दिखाया। तो अब सितारों की जगह एक्रीशन डिस्क को रख लें और जो एक्रीशन डिस्क का हिस्सा हमसे दूर जा रहा होता है, पल्ली तरफ जा रहा होता है, उससे रेड लाइट मिलती है। तो हमें यहाँ से भी एक्रीशन डिस्क की डिटेल्स पता चल सकती हैं कि वो किस तरफ को मूव कर रही है और उसके साथ साथ हम उसे मुख्तलिफ किस्म की टेलीस्कोप्स के ज़रिए भी देखते हैं। तो M87 को जब हमने देखा तो M87 से जो निकलने वाली रेडियो वेव्स हैं उनको हमने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के साथ कैप्चर किया। पूरी दुनिया को एक टेलीस्कोप की तरह बनाया और उससे जब कैप्चर किया तो हमें पता चला कि वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जो सूरज है उससे 9 बिलियन टाइम्स ज़्यादा मैस रखता है। कितना बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। सेलेस्टियल बॉडीज़ की रोटेशन मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ जदीद तरीके भी हैं। अभी तक तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत ऑब्जर्वेशंस लेकर उनसे चीज़ों की रोटेशन और मैस को देखा। हमने रेड शिफ्ट का इस्तेमाल किया। हमने देखा कि किस तरीके से चीज़ों से लाइट हमारी तरफ आती है। जो चीज़ें हमसे दूर जाती हैं वो रेड कलर की नज़र आती हैं और जो चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं वो ब्लूइश कलर की नज़र आती हैं और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरीके से रोटेट कर रही हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ जदीद तरीके बताने जा रहा हूँ जो कि आज की एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल हो रहे हैं चीज़ों को परखने में, उनका मैस जानने में, उनका साइज़ जानने में और उनकी रोटेशन जानने में। तो सबसे पहले हमने बात करनी है ग्रेविटेशनल वेव्स की। आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशंस में ग्रेविटेशनल वेव्स का जिक्र किया है। उनके सॉल्यूशंस में ग्रेविटेशनल वेव्स नज़र आती हैं, लेकिन आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी ज़्यादा वीक हैं कि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट कभी भी नहीं होंगे कि हम उन्हें सेंस कर सकें। लेकिन 100 साल के बाद हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को सेंस कर सकती हैं, मेयर कर सकती हैं और अब हम ज़मीन से उठकर स्पेस में और चांद की तरफ जा रहे हैं ऐसे डिटेक्टर्स लगाने के लिए जिनसे हम दूर से आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी कर सकें। ग्रेविटेशनल वेव्स उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब ग्रेविटी में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स बाहर की तरफ जाती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से स्पेस के फैब्रिक को जब डिस्टर्ब किया जाता है, जब दो ब्लैक होल आपस में लड़ते हैं और मर्ज होते हैं, तो उस वक्त ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं और वो हम तक आती हैं और उनसे हमें उन ब्लैक होल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सिर्फ ब्लैक होल्स के मर्जर से ही ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि इस वक्त तक स्पेस में 71 ऐसे इवेंट्स हैं जिनके ज़रिए ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ब्लैक होल्स खुद भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और उनसे हमें बहुत सी मालूमात मिलती है और उन मालूमात की बेसिस पर इन डिटेक्टर्स की मदद से, जो कि अमेरिका में इस वक्त हैं और अब दुनिया में बाकी जगहों पर भी मौजूद हैं, हम किसी भी ब्लैक होल का और दूसरी बॉडीज़ की रोटेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो इसे ग्रेविटेशनल वेव बेस एस्ट्रोनॉमी या ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। फ्यूचर में
ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये एक जदीद तरीका है। एक और तरीका ये भी है कि बाज़ औक़ात ब्लैक होल्स के इवेंट होराइज़न अपने पीछे, जो उनके पीछे अगर कोई गैलेक्सी है, उसकी रोशनी नहीं आने देते हम तक। तो हमें उनके इवेंट होराइज़न से पता चल जाता है कि ये एक ब्लैक होल है, क्योंकि उनके इवेंट होराइज़न रोशनी को ब्लॉक कर रहे होते हैं। और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ब्लैक होल की स्पिन या रोटेशन किस तरीके से काम कर रही है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ब्लैक होल स्पिन करते हैं, ब्लैक होल रोटेट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ब्लैक होल रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं। उसके साथ हमने देखा कि प्लैनेट स्पिन भी करते हैं और ऑर्बिट भी करते हैं, स्टार स्पिन भी करते हैं और ब्लैक होल के गिर्द चक्कर भी लगाते हैं, और ब्लैक होल अभी स्पिन करते हैं। हमें ये नहीं मालूम कि ब्लैक होल वो चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ब्लैक होल हिस्सा होते हैं एक गैलेक्सी का। गैलेक्सी ज़रूर आगे मूव करेगी, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अब ब्लैक होल से बड़ी चीज़ गैलेक्सी की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लैक होल, सूरज और सोलर सिस्टम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अगर हम गैलेक्सी की बात करें और देखें कि हम किस तरीके से गैलेक्सी की मूवमेंट को जज कर सकते हैं, तो वो भी बड़ा आसान तरीका है। अगर आप गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको बीच में येलो कलर नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये पुराने स्टार्स हैं। पुराने स्टार जो कि गैलेक्सी की शुरू में बने थे, वो येलो कलर के होते हैं। और अगर आप उसके बाहर के हिस्सों की तरफ जाएं तो वहाँ पर आपको नीले स्टार्स नज़र आएंगे। ये वो जगह हैं जहाँ पर अब ताज़ा स्टार्स बन रहे हैं। ये बाद में डेवलप हुए हुए इलाके हैं। ये इलाके बहरिया टाउन ने लिए हैं और ये उन्होंने बाद में डेवलप किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल्स, एक बड़ा ब्लैक होल होता है और उसके गिर्द छोटे ब्लैक होल भी होते हैं, फिर बूढ़े सितारे, और फिर ऐसा ऐसा जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो बाहर जवान सितारे, आप निस्बतन नौजवान सितारे हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी गैलेक्सी की इस वक्त जो रोटेशनल स्पीड है वो 220 किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी मिल्की वे जो एक स्पाइरल गैलेक्सी है, आप इसके स्पाइरल देख सकते हैं, 5 आर्म्स होते हैं इसके। इसमें सूरज आपको यहाँ पर दिखाया गया और ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही। तो ये गैलेक्सी काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर गैलेक्सी काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगी, बल्कि गैलेक्सीज की रोटेशंस भी डिफरेंट होती हैं। तो हम अगर अपनी ज़मीन पर बैठे हैं तो आपका क्या ख्याल है, इस वक्त अगर मैं यहाँ पर साकिन बैठा हूँ तो मैं कितनी रफ्तार के साथ मूव कर रहा हूँ? अगर हम ज़मीन की स्पिन को देखें, रोटेशन को देखें, तो ये 1000 मील फी घंटे की रफ्तार से स्पिन कर रही है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि मैं 1000 मील फी घंटे की रफ्तार से स्पिन कर रहा हूँ। बहुत से लोगों का सवाल होगा कि फिर आप गिरते क्यों नहीं हैं, फिर आपको चक्कर क्यों नहीं आते, जहाज़ कैसे चलते हैं? तो इन पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। मैं इस वीडियो में इसको डिस्कस करना नहीं चाह रहा, लेकिन इन चीज़ों पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा ताकि ये आम गलतियां भी हम दूर कर सकें कि अगर ज़मीन स्पिन कर रही है तो हम कैसे खड़े हैं। उसके बाद ये ज़मीन स्पिन के साथ साथ सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है और 60,000 मील पर घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी उसी तरीके से चक्कर लगा रहा हूँ सूरज के गिर्द। तो मेरी रफ्तार हो गई जी 60,000 मील पर घंटा। और अगर आप सूरज का देखें सूरत हाल, तो सूरज ब्लैक होल के गिर्द 4,90,000 मील पर घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है। तो इस वक्त तक जितनी साइंस हम जानते हैं उसके लिहाज से तो मैं इस वक्त अगर अपनी कुर्सी पर भी बैठा हूं तो रिलेटिवली मैं 4,90,000 मील फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा हूं। और जब से हमारा सोलर सिस्टम बना है, सूरज ने ब्लैक होल के 20 चक्कर लगाए। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उसने पूरी गैलेक्सी के अंदर घूमना है ब्लैक होल के गिर्द। तो 4 बिलियन साल तो हो चुके हैं हमारे सितारे को, जो कि सूरज है, बने हुए। तो 4 बिलियन साल तकरीबन लगे हैं सूरज को सिर्फ 20 चक्कर लगाने के, पूरे 20 चक्कर लगाने के ब्लैक होल के गिर्द। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि स्पाइरल गैलेक्सी को देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ को मूव कर रही है। अगर हम किसी स्पाइरल गैलेक्सी को और से देखते हैं तो उसके थ्रेड से हमें पता चल जाता है कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चलता है कि गैलेक्सीज की मूवमेंट क्या है? अगर आप एक दूर की गैलेक्सी को देख रहे हैं तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि दूर की गैलेक्सी का वो हिस्सा जो आपकी तरफ आ रहा है उससे आपको नीले रंग की रोशनी नजर आएगी।
और वो हिस्सा जो आपसे दूर जा रहा है उससे आपको लाल रंग की रोशनी नजर आएगी। यानी नीले रंग की रोशनी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। लेकिन अगर आप लाल रंग की बात करेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बड़ी होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि गैलेक्सी किस तरफ को मूव कर रही है। गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर्स बनाती हैं और क्लस्टर्स में अगर हम गैलेक्सीज की मूवमेंट को देख सकते हैं तो हम क्लस्टर्स के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गैलेक्सी के अंदर बैठे हैं तो हम अपनी गैलेक्सी का कैसे बताएंगे कि मूव कर रही है? हम दूर की गैलेक्सीज का तो बता इसलिए सकते हैं कि ठीक है वो हमसे दूर है और हम उनको देख सकते हैं, लेकिन अपनी गैलेक्सी को तो हम नहीं देख सकते, फिर हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? तो एक ये चीज़ है कि हम अपनी गैलेक्सी के सेंटर को देख सकते हैं और वो सेंटर हम अगर नथिया गली चले जाएं या गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो वहां पर भी हमें नजर आता है, लेकिन उसके आगे डस्ट होती है इसलिए वो ब्लैकिश कलर का नजर आता है। लेकिन अगर हम सितारों को देखें, वो सितारे जो बाहर की तरफ हैं, जो नए बने हुए सितारे हैं जिनको मैंने कहा था कि ब्लू कलर के होते हैं, उन सितारों को देखें तो वो सितारे स्लो मूव कर रहे होंगे ब्लैक होल के गिर्द। क्यों? क्योंकि उनका रेडियस बहुत ज़्यादा है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, वही कॉन्सेप्ट बार बार आएगा इस पूरी प्रेजेंटेशन में। तो अब वो सितारे निस्बतन स्लो मूव कर रहे हैं। अगर हम उन सितारों को देखें जो ब्लैक होल के करीब हैं, जो येलोइश कलर के हैं, वो सितारे बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे होंगे। तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि अच्छा ये सितारे तेज़ से मूव कर रहे हैं और ये सितारे स्लो मूव कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है और इनकी रफ्तार क्या है। हम डस्ट क्लाउड से भी देख सकते हैं, हम गैस क्लाउड से भी देख सकते हैं जो कि हमारे गिर्द घूम रहे हैं कि उनकी रफ्तार क्या है और वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। जब हमने अपनी गैलेक्सी का और दूसरी गैलेक्सीज का, जब साइंसदानों ने दूसरी गैलेक्सीज का अंदाज़ा लगाया कि वो कितनी रफ्तार से मूव करेंगे और हमने अपनी गैलेक्सी का भी अंदाज़ा लगाया, तो हमें पता चला कि हमारी गैलेक्सी सेंटर के करीब बहुत तेज़ी से मूव करेगी। जो येलो स्टार्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, लेकिन जो जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मूवमेंट की रफ्तार, जो एंगुलर स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है, वो ऐसा ऐसा कम होती जाएगी और जब नीले स्टार्स की बारी आएगी तो काफ़ी स्लो मूव करेंगे और हमारा सूरज बीच में है। तो ये हमारी कैलकुलेशंस थी जो कि हमें इस किस्म का ग्राफ दे रही थी। लेकिन जब हमने एक्चुअल गैलेक्सीज की स्पीड को जांचा, और ये एक गैलेक्सी की बात नहीं हो रही, ये तकरीबन सब गैलेक्सीज में हमें यही इंफॉर्मेशन मिली, तो रेड कलर की लाइन आपको बता रही है कि ये तो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, इसकी रोटेशनल स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। जो हमने कैलकुलेट की थी और जो आई है उसका मतलब ये कि बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। अब साइंसदान बड़े हैरान हुए और उन्होंने सोचा कि इससे हमें ये पता चलता है कि इस गैलेक्सी का मैस है, हिडन मैस है। अगर इसका हिडन मैस है तभी ये इतनी तेज़ी से मूव कर सकती है। तो वो मैस कहाँ है? और वो बाद में हमें पता चला कि वो मैस डार्क मैटर की सूरत में इस वक्त छुपा हुआ है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हर गैलेक्सी में डार्क मैटर मौजूद होता है, इसलिए उसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली। तो जब भी हम फार्मूला और इन चीज़ों से चीज़ों को जांचते हैं और वो डिफरेंट निकलती हैं तो हमें कोई नई साइंस मिल जाती है और हमें कुछ नई चीज़ें नज़र आ जाती हैं। एक और तरीका भी है जिनसे हम गैलेक्सीज की मूवमेंट को देख सकते हैं। तो पहले तो हम रोटेशनल मूवमेंट को देख रहे थे, लेकिन अगर गैलेक्सी किसी तरफ जा रही हैं, तो अगर किसी चीज़ को ऑर्बिट कर रही हैं, वैसे गैलेक्सीज किसी चीज़ को ऑर्बिट नहीं करती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर सपोज वो ऑर्बिट कर रही हैं तो वो चीज़ हम कैसे देख सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा? उसका भी एक तरीका है और वो तरीका ये है कि हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को देखेंगे। ये वो रेडिएशंस हैं, जब हमारी कायनात बनी थी तो उसके बाद जो पहली रोशनी आई थी वो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से बनी थी, जिन्हें CMBs कहा जाता है। और CMBs माइक्रोवेव में, यानी जब धमाका हुआ तो उससे जो माइक्रोवेव रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई वो आज तक हमारे पास आ रही हैं। और वो किस शक्ल में आ रही हैं? वो आ रही हैं जब आप टीवी पर बगैर कोई चैनल ट्यून किए बैठे होते हैं तो जो नॉइज़ आ रही होती है, वाइट नॉइज़, वो CMBs होती हैं। अब वो रेड शिफ्ट होकर, बड़ी होकर, क्योंकि स्पेस आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, वो रेडियो वेव में जा चुकी हैं, रेडियो स्पेक्ट्रम में जा चुकी हैं, लेकिन वो हमें मिल रही हैं। तो ये चीज़ हमारे फ़ायदे में आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है, मसलन ये गैलेक्सी इस तरह मूव कर रही है और यहाँ से रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स जनरेट हुई हैं और वो मेरे पास आ रही हैं, तो जब मेरी गैलेक्सी यहाँ पर थी तो उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका
वेवलेंथ डिफरेंट थी। लेकिन अगर मेरी गैलेक्सी मूव करके यहाँ पर आ जाती है तो अब जो रेडिएशन, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो गया, तो अब जो रेडिएशन मेरे पास आ रही है उनकी फ्रिक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि जो मैंने पहले मेजरमेंट की थी और मेजरमेंट की है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि हमें ये तो पता है गैलेक्सी रोटेट कर रही है, और अब हम ये भी समझ रहे हैं कि गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, क्योंकि जब हम दूर की गैलेक्सीज को भी देखते हैं तो वहाँ से भी हमें नज़र आता है कि वो गैलेक्सीज अपनी जगहों से मूव कर रही हैं। लेकिन ये सारी गैलेक्सीज जा क्या रही हैं? तो मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बड़े स्ट्रक्चर की तरफ, और इस स्ट्रक्चर का नाम है लैनियाकिया, अगर मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ। जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो मिलकर सुपर क्लस्टर्स, पहले क्लस्टर्स बनाती हैं और फिर सुपर क्लस्टर बनाती हैं। लैनियाकिया एक सुपर क्लस्टर है, जबकि हमारी गैलेक्सी विर्गो क्लस्टर का हिस्सा है। विर्गो क्लस्टर में और भी बहुत सी गैलेक्सीज हैं। ये सारी की सारी गैलेक्सीज इस वक्त एक खास पॉइंट की तरफ जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक पत्ते की तरह, शाखों की तरह का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें मिल्की वे एक जगह पर मौजूद है। लेकिन मिल्की वे आहिस्ता आहिस्ता इन शाखों से ऊपर की तरफ जा रही है और मेन ब्रांच की तरफ जा रही है, जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। ग्रेट अट्रैक्टर क्या है हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि ये इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर ग्रेविटेशनल अनोमलीज हैं। ग्रेविटेशन की ऐसी चीज़ें जो हम बयान नहीं कर सकते और उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। लेकिन हम अब ये ज़रूर जानते हैं कि इस वक्त जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं, वो सारे के सारे इस तरफ जा रहे हैं, ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कायनात में इस वक्त जितने भी स्ट्रक्चर हम देखे हैं वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, और मूव करने भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि कायनात एक्सपेंड कर रही है। तो अगर कोई चीज़ एक्सपेंड कर रही है तो उसमें मौजूद चीज़ें भी मूव ज़रूर करेंगी। आप गुब्बारे के ऊपर 2 धब्बे लगाइए और फिर गुब्बारे को फुलाइए तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो धब्बे, उनके दरमियान फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरी कायनात में मौजूद चीज़ों की रोटेशन के बारे में पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि उनमें किस किस्म की रोटेशंस होती हैं, और बड़ी कन्फ्यूजन्स ऐसी होंगी जो हम बड़े अरसे से पालते हैं, लेकिन आज उन कन्फ्यूजन्स का खात्मा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और इस कोशिश को, इस बड़ी लंबी कोशिश को आप 27 की नज़रों से देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप और भी ऐसे टॉपिक्स चाहते हैं जिन पर वीडियोस बनाई जाएं, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आम लोगों को तंग करते हैं, तो वो ज़रूर नीचे लिखें, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इनको स्कूलों, कॉलेजों और जानने वाले लोगों के पास पहुँचाते रहिए।